प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुकेश्वर सोनवानी, समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार के संबंध में। प्रमुख रूप से यह व्याख्यान बीए समाजशास्त्र कर रहे विद्यार्थी शिक्षार्थियों एवं एमए समाजशास्त्र लेकर अध्ययन कर रहे शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा इस व्याख्यान के माध्यम से हमने अधिगम परिणामों को भी शामिल किया गया है कि छात्र या शिक्षार्थी इसे समझने के पश्चात किन चीजों को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे। सबसे पहले शिक्षार्थी सामाजिक व्यवस्था की मूल अवधारणा को समझ सकेंगे। वे यह स्पष्ट कर पाएंगे कि सामाजिक व्यवस्था केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि यह उनके बीच संबंधों, मानकों और मूल्यों से निर्मित एक संगठित संरचना है। दूसरा है, आप प्रमुख समाजशास्त्रियों जैसे टालकट पार्सन्स और निकलास लूहमान के विचारों को समझ पाएंगे। पार्सन्स का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण और लूहमान का संचार आधारित दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण है। तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आप सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान कर सकेंगे, जैसे संगठनात्मक स्वरूप, संतुलन और मानक मूल्य आधारित संरचना। इसके साथ ही आप सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख इकाइयां जैसे भूमिका, मानक, परिस्थितियां और अभिप्रेरणा का वर्णन कर सकेंगे। यह समझ पाएंगे कि व्यक्ति समाज से विभिन्न भूमिकाओं निभाते हुए व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इसी के साथ ही आप एजीएल मॉडल, जो टालकट पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल के माध्यम से यह आपसे यह समझ पाएंगे कि सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमानों का संरक्षण आवश्यक है। अंततः आप सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा, उनके प्रकारों तथा सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कर पाएंगे। इस प्रकार यह अध्याय न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवहार की व्यवहारिक दृष्टि को भी डेवलप करेगा, उसको विकसित करेगा। इसके साथ ही आइए हम इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार की इस मूल अवधारणा को प्रस्तावना के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज उनके बीच स्थापित संबंधों, भूमिकाओं और व्यवहारों का एक संगठित तंत्र है। जब हम कहते हैं कि समाज बना है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि लोग केवल एक स्थान पर एकत्रित हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, चाहे भावनात्मक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से। समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, भूमिकाओं और व्यवहारों से निर्मित होता है। व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जैसे संवाद करना, सहयोग करना, प्रतिस्पर्धा करना या विचारों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना, तो इन्हीं क्रियाओं से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या समाज व्यक्तियों से बनता है या व्यक्ति समाज को बनाते हैं। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। व्यक्ति समाज से नियम और मूल्य, परंपराएं आदि को सीखता है और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है। वहीं व्यक्तियों के सामूहिक व्यवहार से ही समाज की व्यवस्था बनती है या बनी रहती है। जब व्यक्ति समाज के नियमों को स्वीकार करता है, जब उसका पालन करता है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है, तो वह सामाजिक मानकों के अनुरूप करता है, बल्कि बेतरतीब रूप से नहीं करता है। तब सामाजिक व्यवस्था गतिशील बनी रहती है। लेकिन यदि व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, तो सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है, अर्थात एक असामंजस्य की स्थिति समाज में उत्पन्न होती है। इस प्रकार अंततः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवहार ही सामाजिक व्यवस्था की नींव है, उनकी एक जड़ है। व्यवस्था हमें दिशा देती है, हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमें निर्देशित करती है और व्यवहार उसे जीवंत बनाए रखता है। अतः इस प्रस्तावना का मूल उद्देश्य यह समझना है कि समाज एक जीवंत और गतिशील संरचना है।
जो व्यक्तियों के निरंतर अंतःक्रियाओं और मानक आधारित व्यवहार से संचालित होती है। प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पहले हमने सामाजिक व्यवस्था की प्रस्तावना के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि को समझने का हमने प्रयास किया। अब हम सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को मुख्य रूप से टालकट पार्सन्स ने प्रतिपादित किया है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था उन व्यक्तियों का तंत्र है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और इनकी यही अंतःक्रियाएं साझा मापदंडों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। अर्थात समाज में कुछ निश्चित मूल्य और मापदंड होते हैं जिसको समाज स्वीकार करके चलता है और यही स्वीकृत मूल्य जो है एक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। इसे दूसरे अर्थ में ये समझ सकते हैं कि जब लोग समाज में नियमित रूप से व्यवहार करते हैं और उसका व्यवहार सामाजिक नियमों और मूल्यों से संचालित जब होता है तो वहीं एक सामाजिक व्यवस्था बनता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अंतःक्रिया अर्थात इंटरेक्शन। सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं पर आधारित होती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझें, स्कूल में छात्र और शिक्षक के बीच होने वाली वार्तालाप या बातचीत। शिक्षक ज्ञान साझा करते हैं और छात्र उस ज्ञान को सीखता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मापदंड और मूल्य, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अर्थात समाज में कुछ स्वीकृत नियम और आदर्श व्यवहार होते हैं जो एक व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझे, यातायात के नियम को लें। लोग लाल बत्ती पर रुकते हैं, हरी बत्ती पर चलते हैं। यह नियम समाज में एक व्यवस्थित जीवन को बनाए रखता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है भूमिका और परिस्थिति, रोल एंड स्टेटस। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में एक पद निर्धारित होती है, कोई न कोई एक परिस्थिति को एक व्यक्ति धारण करता है और उस परिस्थिति से संबंधित, स्टेटस से संबंधित कुछ भूमिकाएं होती है जिसको व्यक्ति को संपादित करना होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझे, परिवार में माता पिता की भूमिका। माता पिता एक परिस्थिति है, एक सामाजिक पद है और उस पद से संबंधित कुछ भूमिकाएं होती है। जैसे माता पिता के संबंध में कहें तो बच्चों का लालन पालन करना, उनका पालन पोषण करना, उन्हें शिक्षा देना या आर्थिक क्रियाएं करना या परिवार के सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करना, उस पद से संबंधित भूमिकाएं हैं। अगला है संतुलन अर्थात इक्विलिब्रियम। सामाजिक व्यवस्था हमेशा संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है, अपने आप को हमेशा संतुलित करने का प्रयास करती है। उदाहरण के रूप में जैसे चुनावी प्रक्रिया को ले सकते हैं। सभी नागरिक मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार का प्रयोग करना यह प्रयास है कि लोकतंत्र को संतुलित बनाए रखा जाए। यह सामाजिक व्यवस्था की एक मूल अवधारणा है। अगले स्लाइड में हम इस सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को अन्य विचारकों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है निकोलस लुहmann का। निकोलस लुहmann की प्रमुख मान्यता यह है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज संचार की प्रक्रियाओं से बनता है और विकसित होता है। यानी लोग संचार में भाग लेते हैं और समाज स्वयं संचार का तंत्र है। इनके विचारों को कुछ मूल बिंदु के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। लुहmann की प्रमुख मान्यता है कि संचार केंद्रित समाज, अर्थात समाज और सामाजिक व्यवस्था केवल संचार की प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। जैसे स्कूल में शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत एक संचार है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर विचारों का आदान प्रदान, ये सभी समाज के संचार तंत्र का हिस्सा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लुहmann साहब का स्वयं संगठित तंत्र, अर्थात समाज अपने आप को बनाए रखता है और विकसित करता है। अर्थात बिना किसी बाहरी निर्देशन और नियंत्रण के समाज अपने आप को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए जैसे न्यायपालिका।
न्यायपालिका समय के साथ नए फैसले और नियम बनाकर खुद को अपडेट करती है, स्वयं को व्यवस्थित करती है। इससे समाज में व्यवस्था स्वतः ही बना रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विभाजन और विशेषज्ञता, डिफरेंशिएशन। अर्थात समाज अलग अलग संचार प्रणालियों में बटा हुआ है। जैसे अर्थव्यवस्था स्वयं में एक संचार प्रणाली है, उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और विज्ञान स्वयं में अपने आप में एक प्रणाली है। प्रत्येक प्रणाली का अपना एक नियम और संचार का अपना एक तरीका होता है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे उदाहरण के लिए बाजार को ले, बाजार में लेन देन और विज्ञापन है ना, अर्थात राजनीतिक समाज में चुनाव और बहस आदि महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं। अगला है व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं करता, बल्कि व्यक्ति संचार में भाग लेता है, लेकिन समाज केवल संचार की श्रृंखला है। ये लुहमान की महत्वपूर्ण मान्यता है। लुहमान का यह दृष्टिकोण पारंपरिक विचारों से अलग है। यह समाज को व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि संचार का एक स्वयं संगठित तंत्र मानता है। सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और विकास संचार की निरंतर प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। जैसे एक और उदाहरण से समझें, जब हम किसी न्यूज रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं या चुनाव में वोटिंग करते हैं, तो हम केवल सामाजिक व्यवस्था के भाग नहीं है, हम उस संचार प्रणाली में योगदान दे रहे हैं जो समाज को चलाती है और विकसित करती है। यह सामाजिक व्यवस्था के संबंध में लुहमान की महत्वपूर्ण मान्यता है, जिसे हमने अभी समझा। इसके पश्चात प्रिय शिक्षार्थियों, अब तक हमने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित प्रस्तावना के अंतर्गत हमने उसकी एक पृष्ठभूमि को समझा। तत्पश्चात सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को विभिन्न विचारकों के मध्य उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। अब हम सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। वास्तव में पार्सन्स की परिभाषा में सुधार करते हुए लुहमान ने लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था का गठन मुख्य रूप से संचार नेटवर्क के माध्यम से होता है। समाज में जितनी भी अंतःक्रियाएं होती है, वे सभी विविध व्यक्तियों के बीच स्थापित संचार नेटवर्क का एक परिणाम है। सिर्फ सामाजिक व्यवस्था का गठन ही संचार तक सीमित नहीं है, अपितु संचार सामाजिकरण और संस्थायीकरण की प्रक्रियाओं में भी फैला होता है। इसमें व्यक्तियों के सहभागी आशय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शेयर्ड मीनिंग्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लुहमान के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की विशेषता इस प्रकार से देखी जा सकती है। जैसे पहले अंतःक्रियात्मक प्रतिमान, अर्थात यह अंतःक्रियाओं के प्रतिमानों की अमूर्त बनावट है। इसे केवल समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से इसमें संगठन और एकीकरण देखा जाता है। यह संगठनात्मक और एकीकरणात्मक अवस्था को प्रकट करती है। इसी प्रकार से नियमों में सहमति की बात उन्होंने की लुहमान साहब ने। इसका आशय है कि सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन की अवस्था पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। इसमें जुड़े व्यक्तियों की नियमों, उपनियमों और आदर्श के प्रति एक सहमति होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में संगठनात्मक और विघटनात्मक शक्तियों के बीच भी संतुलन बना रहता है। इसमें कई उपव्यवस्थाएं भी होती है। संस्थायीकरण और समाजीकरण के माध्यम से सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। परिस्थिति और भूमिका, मानव और मूल्यों के आधार पर संरचना जो है बनी होती है। इसी संरचना में लोग आपस में संबंध स्थापित करते हैं। अंततः सामाजिक व्यवस्था एक नेटवर्क है जिसमें सभी अंतःक्रियात्मक संबंध जुड़े हुए होते हैं। अंततः लुहमान ने समाज को व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि संचार का एक स्वयं संगठित नेटवर्क माना है। सामाजिक संरचना, संगठन, समाजीकरण और अंतःक्रियाएं सभी संचार प्रक्रिया के माध्यम से चलती है। इस दृष्टिकोण से हम समाज को एक जटिल, गतिशील और संतुलित नेटवर्क के रूप में समझ सकते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के कई उदाहरण हैं। विश्व में अमेरिका की बहुलवादी सामाजिक व्यवस्था, जापानी सामाजिक व्यवस्था, पश्चिमी एशियाई की इस्लामिक सामाजिक व्यवस्था, उसी प्रकार से चीनी सामाजिक व्यवस्था,
भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं यूरोपीय देशों की सामाजिक व्यवस्थाओं को समझा जा सकता है। और लुहमान ने इसी प्रकार से इसको उद्धृत किया। इसी क्रम में एक गोविंद चंद पांडे के अनुसार भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था में नैतिकता, उपयोगिता, स्वतंत्र और परतंत्र जैसे मूल्यों का समावेश होता है। इसके अलावा ऐतिहासिक कारकों को द्वंद्वात्मक एक सहयोग हमारे समाज में देखा जा सकता है। व्यक्तियों में कर्तव्य पालन में विशुद्ध नैतिकता का आग्रह भी है। शास्त्रीय आधार से इसके कई संकीर्ण वर्गों और कई विस्तृत वर्गों की मूल मौलिकताएं हैं। आपद धर्म के अंतर्गत भी राजनीति कार्य के विषय की भी बात की गई है। विद्या और शास्त्र व्यवहार उपयोगी भी है और परमार्थिक भी है। विद्या अध्ययन, कुटुंब पालन आदि प्रकृति के विषय में भी कर्तव्य भी कृषि, शिल्प और आजीविका की एक महत्वपूर्ण सहयोग समाज में देखने को मिलती है। यही एक सामाजिक व्यवस्था की मूल विशेषताएं हैं। सामाजिक व्यवस्था की इस संपूर्ण अवधारणात्मक चर्चा के पश्चात हम टालकट पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत एजिंग मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करता है जिसे हम एजिंग मॉडल कह रहे हैं। एजिंग मॉडल के अनुसार कोई भी सामाजिक व्यवस्था स्थिर और कार्यात्मक रहने के लिए 4 पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था के लिए 4 महत्वपूर्ण शर्तों की उन्होंने बात की टालकट पार्सन्स ने। एक अर्थ है एडॉप्टेशन अर्थात अनुकूलन, अर्थात समाज को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। जैसे किसान नई तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाते हैं, इससे समाज में संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाने में मदद मिलती है। दूसरा है गोल अटेनमेंट अर्थात लक्ष्य प्राप्ति। इसका अर्थ है कि समाज को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन्हें हासिल करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे सरकार विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाती है और एक निश्चित लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ती है। तीसरा महत्वपूर्ण शर्त है इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण। इसका आशय है कि समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच तालमेल और सहयोग होना चाहिए। जैसे समाज के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न हिस्से हैं, जैसे हम चुनाव और कानून सभी नागरिक समाज को जोड़ते हैं। ये ऐसे पहलू हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति से और प्रत्येक समूह को प्रत्येक समूह से जोड़ने का कार्य करती है। एल अर्थात लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस, इसे कहते हैं नमूना संरक्षण। इसका अर्थ है कि समाज को अपने मूल्यों, रीति रिवाजों, संस्कारों को बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे परिवार में बच्चे को संस्कार और परंपरा, परिवार एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को संस्कार और परंपराओं का ज्ञान कराता है। अर्थात टालकट पार्सन द्वारा प्रस्तुत यह एजिंग मॉडल हमें बताता है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था तभी स्थिर रह सकता है, कार्यात्मक रह सकता है, जब तक वह अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित होती है, अपने लक्ष्य प्राप्त करती है, समाज के सभी हिस्सों के बीच एकीकरण बनाए रखती है और अपने मूल्यों और संरचनाओं को सुरक्षित रखती है। इस तरह पार्सन्स ने समाज को एक संगठित कार्यात्मक तंत्र के रूप में उन्होंने देखने का प्रयास किया, जहां प्रत्येक अंग, प्रत्येक हिस्से, उनके प्रत्येक भाग समाज की स्थिरता और संतुलन में योगदान देता है। यही पार्सन्स का एजिंग मॉडल है, जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था को समझने का एक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं यहाँ पार्सन साहब। प्रिय शिक्षार्थियों, अब तक हमने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित प्रस्तावना के अंतर्गत उसकी एक पृष्ठभूमि को देखा। उसी प्रकार से अन्य विचारकों के मध्य उनसे संबंधित अवधारणा को समझा तथा सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विशेषताओं की अब तक हमने चर्चा की है। अंत में हम सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों के संबंध में चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां कहने का अर्थ है कि सामाजिक व्यवस्था के अंग क्या हैं, उनके ऐसे कौन से भाग हैं जो सामाजिक व्यवस्था को एक संपूर्णता प्रदान करती है। प्रायः सामाजिक व्यवस्था की विवेचना एवं व्याख्या एक समष्टि स्तर पर या मैक्रो लेवल पर की गई है, जिसमें लघु स्तर के समूहों एवं समुदायों की स्थानीय सीमाओं को नजरअंदाज किया गया है। इसमें व्यक्ति कर्ताओं की बहुलता को
उनके अंतःक्रिया के प्रतिमानों को समझने हेतु लिया गया है। किंतु सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। प्रथम एवं प्रमुख इकाई है भूमिका निर्वहन। प्राय व्यक्तियों के द्वारा विविध परिस्थितियों की भूमिकाएं सामाजिक व्यवस्था में निभाई जाती है। एक व्यक्ति भिन्न परिस्थितियों को, भिन्न पद को धारण करता है, उससे संबंधित भूमिकाएं होती है जो उनके व्यवहार से निकलती है। भूमिका किसी व्यवहार की लघुत्तम इकाई है। यह भूमिका दो प्रकार की हो सकती है। एक प्रदत्त भूमिका जो जन्मजात रूप से प्राप्त होती है, जैसे स्त्री पुरुष का होना, क्षत्रिय या ब्राह्मण या किसी जाति से संबंधित होना, बालक होना या वृद्ध होना। बालक होना या वृद्ध होना या पुरुष या स्त्री होना यह एक परिस्थिति है जिनके अनुरूप उनको भूमिका निभानी पड़ती है। उसी प्रकार से दूसरा है अर्जित भूमिका। अर्जित भूमिका जो अपनी योग्यता और प्रयास के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। अर्थात एक व्यक्ति को जब अपनी एबिलिटी या क्षमता के अनुसार जब कोई भूमिका प्राप्त होती है तो अर्जित भूमिका कहलाती है, जैसे शिक्षक होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना आदि। दूसरा है इकाई क्रिया, यूनिट एक्शन। यह समष्टि स्तर इस इकाई के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया संबंधों की संरचना को बृहद स्तर पर समझा गया है। तीसरा है समग्रता। हर व्यवस्था में व्यक्ति कर्ताओं की समग्रता होती है। उनकी सीमाओं में रहते हुए व्यवस्था या संगठन के प्रयोजन और अनुकूलन, प्रबंधन आदि को संपन्न किया जाता है। अगली इकाई है मानक एवं मूल्य प्रतिमान। यह सामाजिक व्यवस्था का संस्थागत पहलू है। यह व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है तथा इसे दिशा भी प्रदान करता है। व्यवस्था के एकीकरण एवं अनुकूलन की परिस्थिति का निर्धारण भी इसी इकाई द्वारा संपन्न होता है। अगली इकाई है परिस्थिति। दो प्रकार की परिस्थिति हो सकती। प्रथम है भौतिक परिस्थिति जो स्थान, देश, काल की सीमाओं का निर्धारण करती है, और दूसरा है सामाजिक परिस्थिति जिसमें अन्य समूहों द्वारा उपलब्ध अवसर एवं सुविधाएं एवं साधन शामिल होते हैं। अंतिम इसकी इकाई है अभिप्रेरण एवं अनुस्थापन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति कर्ताओं को स्वतः अभिप्रेरणा मिलती है कि उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार अमुक अमुक क्रियाओं को अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किस तरह से उनको अंजाम देना है। इसके अलावा विचार तथा सहमति के द्वारा व्यक्ति क्रियाओं के साथ एवं साधनों के विकल्पों का चयन करता है। यह सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख इकाइयां थी जिसको हमने समझने का प्रयास किया। प्रिय शिक्षार्थियों, आने वाले व्याख्यान में हम इसकी अन्य आयामों की चर्चा करेंगे, साथ ही हम सामाजिक व्यवहार की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।